साल 1730 के 18वीं सदी का वो दौर है जब माउंट कैफ की चोटियों के नीचे उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना ओटोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का अर्थ यूरोप की सेना से नहीं है, बल्कि यूरोप से भी ज्यादा ताकतवर सेना से है, जिसका कमांडर खुद नादिर शाह था, जिसने जीवन भर अपने खून पसीने और कड़ी मेहनत से ये सेना बनाई थी। साल 1743 तक नादिर शाह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने और उसकी सेना ने बड़े बड़े काम किए थे। उसने ईरान को अफगान के कब्जे से आजाद कराया था, ओटोमन तुर्की को ईरानी क्षेत्र से बेदखल किया था, योजनाएं बनाकर रूसियों से अपने क्षेत्र को खाली करवाया था, ओटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों पर हमला किया था, अफगान में घुसकर उसके क्षेत्रों पर हमला किया था और खुद को ईरान का बादशाह बनाया था। इन सब के बाद उसने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर विजय प्राप्त की। वह ईरान का बादशाह किस प्रकार बना, ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। उससे पहले इतिहासकार माइकल ऑक्सफोर्डी उसके बारे में क्या कहते हैं वे सुनते हैं। वे बताते हैं कि नादिर शाह की सेना का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आगे चलकर उनके दो कप्तानों ने अलग अलग राज्यों की स्थापना की थी, जिसमें अफगानिस्तान और जॉर्जिया आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर नादिर शाह नहीं होते तो शायद ईरान भी नहीं होता और अफगानों, रूसियों और तुर्कों में बट जाता। लेकिन जब नादिर शाह ने सत्ता संभाली, जब तक ये काफी हद तक विभाजित भी हो चुका था। ऑक्सफोर्डी का ये भी मानना है कि नादिर शाह नहीं होते तो भारत में ब्रिटिश युग नहीं आता, और अगर आता तो देर से आता। नादिर शाह का जन्म किसी शाही या नवाबी परिवार में नहीं हुआ था। ईरान से दूर खुरासान के उत्तरी भाग में एक खतरनाक जगह पे हुआ था। उनके पिता एक चरवाहे थे। पिता के मरने के बाद वे जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करते और बेचते और अपना जीवन व्यतीत करते। अगर आप उनके शाही इतिहास को देखें तो आपको ये लाइन जरूर मिलेगी कि तलवार की अपनी ताकत होती है, जिसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब नादिर शाह की सेना दिल्ली में भारतीयों से धन इकट्ठा कर रही थी, तब उस समय औरंगजेब के पोते मोहम्मद शाह का राज था। मोहम्मद शाह नादिर शाह के मुकाबले कमजोर था और किसी कारणवश उसने अपने आप को नादिर शाह के सामने सरेंडर कर दिया। इसी बीच नादिर शाह ने ये शर्त रखी कि उसकी भतीजी की शादी यानी कि औरंगजेब की पोती की शादी नादिर शाह अपने बेटे से करवाई। मोहम्मद शाह ने इस बात को मान लिया। दोनों परिवारों में जब नवविवाहितों को उपहार और बधाइयां दी जाने लगी, तो परंपरा के अनुसार मुगलों ने दूल्हे की 7 पीढ़ियों का पता कराने के लिए नादिर शाह से उसके बेटे के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो नादिर शाह का बेटा है, जो तलवार इब्ने तलवार है और 70 पीढ़ियों से ऐसा ही है। इसका मतलब होता है कि नादिर शाह किसी शाही परिवार से तो थे नहीं, इसीलिए उन्होंने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए ऐसा बोला। इतिहासकार माइकल ऑक्सफोर्डी उनकी तारीफ में लिखते हैं कि वे महिलाओं के प्रति सहानुभूति दिखाते थे, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें और उनके भाई इब्राहिम को संभाला और विधवा होते हुए भी गरीबी में जीना सिखाया। तो दोस्तों, अब बात आती है कि जब नादिर शाह इतना ही अच्छा और सच्चा इंसान था, तो दिल्ली में आकर उसने इतनी तबाही क्यों मचाई? दिल्ली में आकर उसने दिल्ली वालों को खून के आंसू क्यों रुलाए? उससे पहले बात आती है कि ईरान को उसने अपने कब्जे में कैसे लिया। 15 साल की उम्र में वह स्थानीय सरदार और अबियाड शहर के गवर्नर बाबा अली बैग की सेवा में शामिल हुआ। खुरासान के अफसरों में बाबा अली बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने बाबा अली के साथ तमंचे के रूप में शुरुआत की और समय के साथ साथ उनका दाहिना हाथ बन गए। आने वाले समय में नादिर शाह ने ईरान की सैन्य क्षमताओं में क्रांति ला दी। साल 1714 से साल 1715 में तुर्कियों ने खुरासान की उत्तरी सीमा को पार करके राज्य में दाखिल हुए। जब नादिर शाह को इस बारे में पता चला, तो उसने सेना के साथ तुर्कियों से लड़ाई शुरू कर दी। इस बीच बाबा अली की सेना का पलड़ा भारी था, क्योंकि नादिर शाह उस समय बाबा अली की ही सेना के सेनानायक थे। उस समय नादिर शाह की अपनी कोई सेना नहीं थी। नादिर ने क्षेत्र को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और ये सूचना ईरान की राजधानी इस्फहान जाकर साफिद बादशाह सुल्तान हुसैन को दी। बादशाह के सामने पेश होने के सम्मान में उसे 100 तामेन इनाम मिले। ये इस्फहान की उनकी पहली यात्रा थी, लेकिन ये कल्पना किसी ने भी नहीं की थी कि साफिद साम्राज्य का इतना तेजी से पतन होगा। ईरान के 200 साल पुराने साफिद साम्राज्य को गलजई अफगानों ने चुनौती दे दी और साफिद वंश का बादशाह इस्फहान में हथियार डालने के लिए 23 अक्टूबर
1722 को अफगानियों से मांगे हुए घोड़े पर सवार होकर अफगान के तंबू तक सरेंडर करने पहुंच गए। साफेद पर कब्जा करने के लिए उत्तर से रूस और पूर्व से ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हो चुका था। ईरान पर कब्जा करने के लिए ये दोनों साम्राज्य आपस में युद्ध करने लगे। इसी अफरा तफरी में नादिर शाह ने तहमासप से दोस्ती कर ली। 19 सितंबर 1726 को नादिर ने तहमासप का स्वागत किया। ये वो दिन था जब नादिर शाह एक क्षत्रिय व्यक्ति से राष्ट्रीय सरदार बन चुके थे। बाद में नादिर शाह ने जल्द ही एक युद्ध में तहमासप के बड़े प्रतिद्वंदी को भी हरा दिया था और ईरानी साम्राज्य के उस समय के बादशाह के कमांडर इन चीफ बन गए थे। धीरे धीरे करके नादिर शाह ने ओटोमन पर हमला किया, रूसियों पर हमला किया और सारा का सारा राज्य अपने कब्जे में ले लिया और ईरान के बादशाह बन गए। जब नादिर शाह के हाथों में ईरान की सत्ता आ गई थी, जब वो ईरान का बादशाह बन गया था, उसी बीच दिल्ली के चर्चे भी बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। नादिर शाह को भी दिल्ली की अमीरी के बारे में पता चला। नादिर शाह ने दिल्ली में आने का अपना मन बनाया। जनवरी 1739 ये वो दिन है जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। औरंगजेब को गुजरे 32 साल बीत चुके थे। मुगल सल्तनत अब भी एशिया की सबसे अमीर सल्तनत थी। गुटबाजी और अंदरूनी सियासत जैसे मुश्किल हालात के बावजूद काबुल से लेकर बंगाल तक मुगल शहंशाह का सिक्का चलता था। उसकी राजधानी दिल्ली उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। नफासत भरी राजधानी दिल्ली में 20 लाख लोग रहते थे। ये आबादी लंदन और पेरिस की कुल आबादी से भी ज्यादा थी और दिल्ली का शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में किया जाता था। दिल्ली की दौलत की शोहरत नादिर शाह तक भी पहुंची। वह 1740 में खैबर दर्रे को पार कर हिंदुस्तान में दाखिल हो गया। उस वक्त हिंदुस्तान पर औरंगजेब के परपोते मोहम्मद शाह की हुकूमत थी। 10 मई 1748 को नादिर शाह ने उत्तरी अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। 3 महीने के अंदर ही उसने करनाल में 3 मिली जुली फौजों को हरा दिया। इनमें एक मुगल बादशाह की फौज थी, दूसरी अवध की और तीसरी दक्षिण से थी। करीब 10 लाख सैनिकों की विशाल सेना को नादिर ने अपने महज 1.5 लाख हथियारबंद सिपाहियों के हाथों शिकस्त दे दी। एक हफ्ते बाद मुगल फौज की रसद खत्म हो चुकी थी। ऐसे में नादिर ने समझौते के झंडे के साथ मिलने के लिए मोहम्मद शाह को बुलवा भेजा। मोहम्मद शाह ने आदत खान को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। बातचीत में ये तय हुआ कि मोहम्मद शाह से 2 करोड़ रुपए लेने के बाद नादिर शाह अपने मुल्क वापस लौट जाएगा। सादत खान ने यह खबर मोहम्मद शाह और निजाम उल मुल्क तक भिजवाई। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को इस समझौते को आखिरी शक्ल देने के लिए नादिर के पास भेजा। वह नादिर के कैंप में पहुंचा। सादत खान ने उसकी मुलाकात नादिर से करवाई। वहां उसने 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया। बातचीत पक्की कर लेने के बाद वह अपने मालिक के पास पहुंचा। अब तक अपनी जान और गद्दे की चिंता में परेशान मोहम्मद शाह के लिए ये सुकून वाली खबर थी। मोहम्मद शाह ने खुश होकर उसे अमीर उल उमरा का ओहदा सौंप दिया। इतना सुनते ही वह बुरी तरह ईर्ष्या से भर गया। वह गुस्से में नादिर के पास गया और कहा कि हुजूर, क्या आप सिर्फ 2 करोड़ रुपए जैसी मामूली रकम लेकर हिंदुस्तान को छोड़ने की सोच रहे हैं? 2 करोड़ की रकम तो कुछ भी नहीं है, इतना तो मैं ही दे सकता हूँ। इससे कई ज्यादा दौलत बादशाह के महल में है, उसके अमीर उमरा के पास है, खंजाचियों के पास है, राजधानी के अमीर व्यापारियों के पास है। बस आपको 40 कोस की दूरी तय करके राजधानी तक पहुँचना है। फिर क्या था, नादिर ने अपने हाथों से निजाम उल मुल्क को एक रुखा लिख भिजवाया। 22 फरवरी को निजाम पिछले हफ्ते हुए समझौते की उम्मीद में खेमे में पहुंचा, लेकिन उसे नादिर के कमरे के बाहर ही रोक लिया गया और बताया गया कि 20 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जाए, साथ ही 20,000 सिपाही उसकी सहायता के लिए दिए जाए। निजाम हक्का बक्का रह गया। उसने रियासत की गुजारिश की और कहा कि चगताई राजवंश की बुनियाद के बाद से आज तक इतनी रकम शाही खजाने में जमा नहीं हुई। शाहजहां की सारी कोशिशों के बाद भी 16 करोड़ रुपए ही शाही खजाने में जमा हो सके, वह भी औरंगजेब ने लंबी लड़ाई में खर्च कर दिए। अभी शाही खजाने में केवल 50 लाख रुपए ही बचे हैं। नादिर ने गुस्से में बोला, यह झूठ नहीं चलेगा। उसने निजाम को यह लिखने के लिए मजबूर किया कि शहंशाह खेमे में आकर एक बार नादिर से मिले। उधर निजाम के नहीं लौटने से मोहम्मद शाह बेचैन हो रहा था। जब उसे रुक्का मिला तो उसके सामने कोई चारा नहीं था। अगले दिन 24 फरवरी को वह अपने खेमे से मोहम्मद इसहाक, कुछ किन्नरों, ख्वासों और 2000 सहायकों के साथ नादिर के खेमे की ओर रवाना हुआ। वहां काफी देर तक किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। वह अकेला काफी देर तक इंतजार करता रहा। रात में उसे नादिर के शिविर में अकेले भेजा गया। पूरे मुगल साम्राज्य को खोलने की चाबी अब नादिर के हाथों में थी। मोहम्मद शाह को नादिर के खेमे के बगल में कैद कर रखा गया।
उधर दूर दिल्ली की आवाम इससे बेखबर थी। मोहम्मद शाह को कैद कर नादिर निश्चिंत हो गया। अब उसने सादत को मोहम्मद शाह का प्रतिनिधि और तहमासप खान को अपना नुमाइंदा बनाकर दिल्ली भेजा। इसके साथ उसने 4000 हथियारबंद सिपाहियों को शहर पर नियंत्रण करने के लिए भेजा। जब शहर पर कब्जे की खबर नादिर तक पहुंची तो उसने दिल्ली कूच की तैयारी की। 1 मार्च को नादिर और मोहम्मद शाह एक साथ रवाना हुए। मोहम्मद शाह रिवाज के मुताबिक नादिर शाह के पीछे चला। नादिर के साथ सिर्फ 1000 घुड़सवार ही थे। 7 मार्च को नादिर का काफिला मोहम्मद शाह को साथ लेकर दिल्ली के उत्तर में शालीमार गार्डन पहुंचा। नादिर की अगवानी करने के लिए सादत खान एक दिन पहले ही वहां पहुंच चुका था। नादिर और उसकी सेना वहां ठहरी रही और अगले दिन 8 मार्च को मोहम्मद शाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उसे वहां नादिर के स्वागत की तैयारी करनी थी। बाबर और अकबर का वंशज बिना गाजेबाजी के खामोशी के साथ सिर झुकाए अपनी राजधानी में आया, बस चंद अमीर उमरों के साथ। अगले दिन 9 मार्च की सुबह नादिर विजेता की तरह घोड़े पर सवार होकर दिल्ली में प्रवेश करता है। उसके स्वागत के लिए शालीमार गार्डन से लेकर दिल्ली के शाही किले तक सड़क के दोनों ओर उसकी फौज कतार बनाए खड़ी थी। सादत पूरे दिन नादिर की खिदमत में लगा रहा। जब रात हुई तो नादिर ने उसे उसका वादा याद दिलाते हुए कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि उसने उसे कबूल की गई रकम अभी तक नहीं दी थी। उसे यह धमकी भी दी गई कि अगर वह वादा पूरा नहीं करेगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सादत खान के लिए इतना ही काफी था। बादशाह को इस गद्दारी के बारे में पता ना चले तो उसने घर जाकर जहर खाकर अपनी जान दे दी। अगले दिन 10 मार्च को बकरा ईद था। नादिर उसी दिन दोपहर में मोहम्मद शाह के कमरे में गया और हर जाने की रकम की बात की। तारीख है जहां खुशा के मुताबिक नादिर ने उदारता दिखाते हुए कहा कि पहले दिन हुए समझौते के मुताबिक हिंदुस्तान की सल्तनत मोहम्मद शाह को बख्शी जाती है और इसके साथ ही शहंशाह को नादिर का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि दोनों तुर्कमान वंश के थे। मोहम्मद शाह ने कृतज्ञता से नादिर के आगे अपना सिर झुकाया और उसकी उदारता के लिए बहुत धन्यवाद दिया। आखिर उसे गद्दी वापस दी गई थी और उसकी जान बख्श दी गई। इसके एवज में मोहम्मद शाह ने सालों से जमा किया गया शाही खजाना, भंडार और दिल्ली के बादशाहों की दुर्लभ संपत्ति नादिर को उपहार में दी। महल के अंदर यह सब कुछ बड़ी शांति से चल रहा था। दूसरी ओर नादिर के तुर्क, खुर्द और मंगोल सिपाही शहर की गलियों और बाजारों में मस्ती से घूम रहे थे। आखिर दुनिया का सबसे अमीर शहर उनके बादशाह के कब्जे में जो था, लेकिन इसके नसीब में कुछ और ही लिखा था। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह जब मुगल बादशाह से मिलकर लौट रहा था तो उसकी तुर्की महिला अंगरक्षकों ने कत्ल कर दिया। अफवाह जंगली आग की तरह फैल गई। शहर के कुछ बदमाशों ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने हथियार उठाए और शहर के सड़कों और गलियों में घूम रहे ईरानी सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया। वे रात भर ईरानी सैनिकों का कत्ल कर रहे थे। जब वे थक गए तो सुबह 3 बजे के आसपास ये सब बंद हुआ, जब तक करीब 3000 सैनिक मारे जा चुके थे। नादिर को रात के पहले पहर में ही अपने सैनिकों पर हमले की खबर मिल गई थी। उसने अपने एक नुमाइंदे को पक्की खबर लाने को भेजा। वह किले से जैसे ही बाहर निकला वैसे ही जमा भीड़ ने उसका कत्ल कर दिया। दूसरे नुमाइंदे का भी यही हाल हुआ। तब नादिर ने 1000 बंदूकधारी सैनिकों को रवाना किया। ने फौजियों को हुक्म दिया कि वो पूरी रात अपनी जगह पर तैनात रहे। वे तभी हमला करे जब उनके ठिकानों पर हमला हो। अगला दिन रविवार का था। 11 मार्च सुबह होते ही फिर हंगामा शुरू हो गया। नादिर पूरे जंगी लिबास में अपने सिपाहियों के साथ सुनहरी मस्जिद पर पहुंचा। उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और कत्लेआम का हुक्म दे दिया। उन्हें आदेश न मिल गया हो। जैसे ही आदेश मिला वे सारे टूट पड़े। सबसे खौफनाक कत्लेआम चांदनी चौक के लाल किले, दरीबा और जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में हुआ था, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा महंगी दुकानें और जौहरियों के घर थे। नादिर शाह के सैनिक घर घर जाकर लोगों को मार रहे थे। कत्लेआम करते हुए वे लोगों का माल असबाब लूट रहे थे। उनकी बहू बेटियों को उठा ले रहे थे। बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। सिपाहियों ने घरों में आग लगा दी। उसमें उन्होंने मृतकों को, घायलों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको जला दिया। यह कत्लेआम सुबह 9 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे तक बैरोक टोक चलता रहा। तब मोहम्मद शाह ने निजाम और वजीर को नादिर के पास माफी मांगने को भेजा। निजाम ने अपनी पगड़ी उतारी, अपने हाथ बांधकर वह नादिर शाह के सामने पहुंचा, टेके और कहा कि नादिर अपने सैनिकों को आदेश दे कि वे निर्दोष लोगों पर हमला ना करें, उनको ना मारे, चाहे तो उससे बदला ले ले। इतना सब सुनते ही नादिर शाह ने अपनी तलवार मयान में वापस रख ली और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे लूटपाट और कत्लेआम बंद कर दे। लेकिन तब तक भयानक तबाही हो चुकी थी। एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 20,000 लोग ही मारे गए। कई महिलाओं ने अपमान से बचने के लिए अपने घर के कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। इतिहासकार गुलाम हुसैन खान ने लिखा है, कुछ
कुछ ही दिनों में गलियों और घरों में भरी सड़ती लाशों की ऐसी दुर्गंध उठने लगी कि पूरा शहर की हवा खराब हो गई। इस कत्लेआम के कई दिनों बाद तक दिल्ली की सड़कें और गलियां, घर और कुएं लाशों से पटे पड़े थे। बदबू के मारे उधर से गुजरना मुमकिन नहीं था। डर के मारे कोई उन लाशों को उठाने भी नहीं जा रहा था। आखिर में शहर कोतवाल ने नादिर से गुजारिश की कि उन लाशों को इकट्ठा कराए और सड़क पर या खुली जगह पे उन्हें जला दिया जाए। इस कत्लेआम के बाद नादिर ने अनाज के सभी गोदामों को सील कर दिया और उन पर अपने पहरेदार बैठा दिए। इस कत्लेआम से बच गए लोग भूखमरी के शिकार हो गए। जो लोग भूख से परेशान होकर भोजन की तलाश में बगल के गांवों में जाना चाहते थे, उन्हें भी घुड़सवारों ने पकड़कर नाक कान काट कर वापिस शहर में धकेल दिया। गांव भी सुरक्षित नहीं था। दिल्ली के 40 से 50 मील के दायरे में आने वाले गांवों को जी भर के लूटा गया। खेतों में खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया गया। जो विरोध करते उन्हें मार दिया जाता। नादिर 2 महीने तक दिल्ली में रहा और खूब वसूली की। मोहम्मद शाह ने अपने ताज और दुर्लभ कोहिनूर सहित सभी गहने नादिर को सौंप दिए। मयूर सिंहासन की कीमत 2 करोड़ थी। सार्वजनिक खजाने में 2 करोड़ की रकम थी। भीतरी तिजोरी को कई वर्षों से खोला नहीं गया था, वहाँ भी उन्हें बड़ी रकम मिली। बादशाह और शहर के रसोइयों को भी नहीं छोड़ा। तानियों को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही दिनों में उन्हें इतनी दौलत मिल जाएगी। उन्होंने कभी इतनी दौलत देखी भी नहीं थी। शायद इसी वजह से नादिर शाह घमंडी हो गया और क्रूर बनता गया। ईरान लौटते वक्त सिखों की सेना ने नादिर की सेना पर आक्रमण कर उसे लूटे हुए धन में से बड़ी रकम अपने कब्जे में ले ली और गुलामों को आजाद कर दिया। मई की भीषण गर्मी में नादिर की सेना सिखों का पीछा नहीं कर सकी, क्योंकि लूटा हुआ माल ही इतना ज्यादा था कि उसके साथ वे सिखों का पीछा कर ही नहीं सकते थे। यह संपत्ति इतनी थी कि आने वाले 1745 में नादिर खुरासान के लिए रवाना हुआ। उसके कुछ अधिकारियों और दरबारियों को डर था कि वह उन्हें मार डालेगा, इसीलिए सबने मिलकर उसके खिलाफ एक साजिश रची, जिसमें उसके 2 रिश्तेदार भी शामिल थे, कैप्टन मोहम्मद कुली खान और नादिर के पर्यवेक्षक सलाह खान। 20 जून 1747 को नादिर शाह रात में सो रहा था तो लगभग 15 षड्यंत्रकारियों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। मृत्यु के बाद उसके भतीजे अली कोली उसका उत्तराधिकारी बना। तो दोस्तों, ये थी नादिर शाह की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।